चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल। तो आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 16 आज हम खत्म करेंगे। तो लिहाजा हमारा कल पार्टनरशिप का टेस्ट था और मुझे याद भी रहा है, सारा कुछ ठीक था। लेकिन ये टेस्ट आपका अभी क्लास के फौरन बाद है। मैं अभी आपको ये टेस्ट जो है सेंड करूंगा क्लास के फौरन बाद। रीजन क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि भाई कल परसों क्यों नहीं हो सकी। तो बेटा आप सबको पता था कि मैं लाहौर सामान लेके आ रहा था कैरी डब्बे में, और आज कैमरा भी ऑफ है क्योंकि मैं ऑफिस में नहीं बैठा इस टाइम। तो भाई बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस रहा यार, बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस रहा मेरा। रास्ते में जनाब मैंने तकरीबन 100 या 120 किलोमीटर किया था और मोटरवे से ऑलमोस्ट मैं था कोई 8-9 किलोमीटर दूर था। तो मोटरवे पे चढ़ जाना बंदा फिर सुकून होता है, फिर कोई टेंशन नहीं होती। ये जो रास्ते में चचुंदर होते हैं ना, ये लोग जो हाँ, तो क्यों वाह जी वाह, कमाल करते हो। मैं भी दूंगा टेस्ट, आपके फरिश्ते भी देंगे। मैं यार मेरा बस नहीं चल रहा कि मैं अभी ऑफिस स्टार्ट करूं, वहां पे चेयर लगाऊं और आप सारों को यहाँ पे फिजिकली बुला लूं जो आपके हालात चल रहे हैं। तो लाहौर में जो भी बच्चा है ना, खासतौर पे लाहौर वाला है, मैं कहता हूँ एडमिन को, उसे पता होगा क्या में से कौन कौन लाहौर से है। तो आपको तो मैंने बुलाना है ना बहरहाल वहां पे। अच्छा, तो टेस्ट लाजमी है पुत्र। अब तो बिल्कुल भी अपने पास टाइम नहीं है किसी चीज को भी जाय करने का। हालांकि मैं आज ऑफिस नहीं जा सकता, रूम में था, लेकिन क्लास लाजमी है। और ये पहला चैप्टर 16वां चैप्टर भी हमने थोड़ा सा स्लो रखा उसकी वजह से कि पोस्ट रिजल्ट के एक दो बच्चे इसमें शामिल हुए हैं, तो उनके लिए। लेकिन कल से हमारी स्पीड इंशाल्लाह डबल हो जानी है। अगला चैप्टर हमने 3 लेक्चर में खत्म कर देना है और उससे अगला 2 या 3 लेक्चर हमारे उस पर मैक्सिमम लगेंगे। तो ये हमारा तकरीबन तकरीबन ऑलमोस्ट हम अपना कहने को 50% के करीब अपना सिलेबस जो है वो खत्म कर लेंगे मार्क्स की वेटेज के हिसाब से। ठीक है, तो ये चीज। अच्छा, तो मैं वहां पे अपना जो है जैसे ही मैं पहुंचा तकरीबन 10 किलोमीटर दूर था भाई, मेरे पास था कैरी डब्बा। नॉर्मली मैं सैलून से आता हूँ तो क्रोला उस पर टेंशन नहीं होती वो, क्योंकि एक ना पर्सनल गाड़ी है तो उसके कोई तरह मसले मसाइल नहीं होते। लाइसेंस भी मेरा बना हुआ है और काफी वगैरह गाड़ी की कागजात भी कंप्लीट है, तो कभी टेंशन नहीं हुई मुझे उस पर। अब मैं ला रहा था कैरी डब्बा और मुझे इसका पता ही नहीं था, क्योंकि ये घर में हमारे दो थे, ये जो ग्रीन बुलान जो आई थी, तो हमने दो के लिए अप्लाई किया था, मैंने और भाई ने, हम दोनों को निकलाया था। तो वो घर में दो खड़े थे, तो मैंने कहा कि भाई क्योंकि सामान लेके जाना है, टेबल है वो बड़ी फैंसी सी है, प्रिंटर्स वगैरह है, यूपीएस है, ये सारा कुछ बिल्टी कराऊंगा तो भाई इसके पुर्जे घर वहां पहुंचेंगे, मैं तो नहीं पहुंच सकूंगा, ये सामान तो नहीं पहुंचेगा। तो चलो ठीक है जी, मैं इसे खुद लेके जाता हूँ। अब एक तो वो मैनुअल होती है, उसका स्टेयरिंग बड़ा सख्त होता है, ऊपर से टायर, उसके गेयर वो इस तरह जिस तरह बता बस बस वाले नहीं लगा रहे होते हैं, ऐसे खींच के लगाते हैं। 6 फुट का उनका हाथ होता है, वो आखिरी नुक्कड़ तक जाके उनका गेयर लगता है। तो इसके ये हालात होते हैं ये कैरी डब्बे के गेयर के। अच्छा जी, मुझे जनाब जी इन्होंने रोक लिया व्हीकल इंस्पेक्शन वालों ने। मोटरवे से मैं तकरीबन 110 किलोमीटर दूर था, खानेवाल के करीब 10 किलोमीटर दूर था, खानेवाल के करीब पकड़ लिया जनाब। मुझे कहते इसका रूट परमिट दिखाओ। मैंने कहा सर कौन सा रूट परमिट? कहते जी ये कमर्शियल गाड़ी है, इसके रूट परमिट होते हैं। मैंने कहा सर हमारी तो घर में यूज होती है पिछले 8-10 सालों में, अभी ये तकरीबन 12,000 किलोमीटर भी नहीं चली, तो ये तो हम सिर्फ एक घर से निकाल के दूसरे घर तक ही जाते हैं। कहते नहीं इसका परमिट होता है चालान होना। भाई मैंने बड़े तरले मारे, उस बंदे ने नहीं बख्शा, चालान कर दिया। अब चालान के बाद उसने क्या किया कि मेरा आईडी कार्ड रख लिया। अब बगैर आईडी कार्ड के मैं लाहौर कैसे आता? ना तो मेरा इलाका था, चलो ये होता है कि भाई अगले दिन बंदा जाके कार्ड ले लेता है जमा करा के, ऐसा नहीं था, मुझे कार्ड छुड़वाना था वहां से। भाई मैंने वहां से गाड़ी, तो मैंने कहा भाई कहाँ ऑफिस है, कहाँ पे करना है? उसने एड्रेस बताया, वो शहर के अंदर। अब जिस शहर का आपको पता ही ना हो वहां पे क्या चीज ढूंढेंगे आप? तो भाई मैं भटकता रहा वहां पे, बड़ी मुश्किल से जनाब मुझे वो मिली, क्या कहते हैं, ऑफिस मिला। मैंने वहां पे गया, वो नवा ही पंगा लेके बैठ गया जी, ये कोर्ट में जाएगा, गाड़ी बंद होगी, ये है वो है। भाई बड़े तरले मारे, खैर उन्होंने मुझे 2,000 का चालान कर दिया। अब चालान क्या था, वो उनका खाना पीना ही था, जाहिर बात है, मुझे कोई रिसीट वगैरह तो उन्होंने दी नहीं। खैर मैंने 2,000 जमा कराया, मैं वापस आ रहा हूँ, बड़ी रोड है, मैं 80 की स्पीड पे आ रहा था। बुलान पे यही होती है मैक्सिमम 80, 85, 90 तक, इससे ऊपर नहीं जा सकते, बल्कि इससे कम ही रखते होते हैं। ये भी काफी हैवी स्पीड है, क्योंकि खासतौर पे जब कोई बस क्रॉस करती थी ना मुझे मोटरवे पे, तो मुझे लगता था मैं उड़ रहा हूँ, गाड़ी उड़ने शुरू हो जाती थी साइड पे हवा के प्रेशर से। तो वो वजन था, इस वजह से बचत हो गई। अच्छा, तो भाई मैं वहां पे आ रहा हूँ 80 की स्पीड पे, यकीन करो कम से कम 1.5 फुट का आगे धक्का था, ये जंप जो होता है रोड। भाई बजिया बुलान, ड्रम नीचे से चैम्बर लगा है उसका, जो मोबाइल वाला होता है वो टूट गया। ओ यार ये क्या मुसीबत है भाई। अब नवी वहां पे खड़ा, खैर वहां पे खानेवाल में दोस्त रूममेट या उसको कॉल की, वो भी छुट्टी पे घर था, वो आया, वहां से हम गाड़ी टो करके ले गए वहां। जनाब मैं कल परसों जो है हफ्ते को 7 बजे तक मैं वो बनवाता रहा वहां पे। अच्छा खासा काम था, पता नहीं वेल्डिंग का, ये वो बाद में मुझे पता चला यार। तो उस पर मेरा तकरीबन कोई 12-12.5 हजार लग गया खर्चा। अच्छा जी,
अब भाई 7 बजे 8 बजे मैं वहां से निकला, तो तकरीबन लाहौर जब मैं मोटरवे पे चढ़ा तो वहां से सुकून से आया 3.5 4 घंटे में। मैं लाहौर तकरीबन रात 10 11 बजे पहुंच गया। अब इतना थका हुआ मत वजी हुई, तो मैं सीधा गाड़ी जो है अपने फ्लैट पे ले आया, यहीं पे खड़ी कर दी, सामान नहीं उतारा। कल फिर जाके सामान उतारा, सारी सेटिंग की उसकी, और वो ऑफिस सेट किया। कल सारा दिन उसमें बिजी रहे, शाम को सर ये आपका अपना फ्लैट है? नहीं बेटा अपना नहीं है, रेंट पे है। मतलब जारी बात है, हम भी स्टूडेंट या पुत्र तो 11 12 साल से एक ही जगह पे रह रहे हैं यहीं पे, और ये हमारा अपना ही मेरा समझदारी बात है, क्योंकि इसका मालिक मकान जो है वो कश्मीरी है, और यहाँ का रेंट वगैरह कलेक्शन सारी मेरी जिम्मेदारी होती है। तो उस बेचारे के अपने बच्चे जो थे वो जल्जले में फौत हो गए थे। एक बेटा है वो निकम्मा है, बिल्कुल ही फारिग है, तो उस पर से भरोसा बिल्कुल नहीं है। तो ये उसने मेरे वाले किया, और खुद कश्मीर है, पता नहीं पिछले 5 6 साल से आया ही नहीं है। तो ये डबल ट्रिपल स्टोरी है। तो यहाँ सारा कुछ वो मुझे ही अरेंज करना पड़ता है, देखना पड़ता है, रेंट शेंट ये वो, नए लोग रखना आना, तो लिहाजा एक किस्म का अपना ही समझो। रेंट भी बड़ा मिनिमम सा है इसका, मतलब आप देखें ना कि एक रूम का तकरीबन 6,000 रेंट है, तो 3 बंदे रहो तो दो सर दो फिर तो, हजार और। सर अगर अपने ही समझे तो फिर तो सर बुला लें उधर ही, सर मैं आ जाता हूँ, पेपर भी पास हो जाएंगे नहीं हो जाए। इंशाल्लाह ये अपना, मैं कल बैठा था जब हम ऑफिस में शफकत से बात कर रहे थे कि हमने ऑफिस सेट कर लिया, अब हम अपना हॉस्टल स्टार्ट करेंगे। और हॉस्टल इस तरीके से होगा कि बोर्डिंग कॉलेज जो होता है, बोर्डिंग कॉलेज या बोर्डिंग स्कूल का कंसेप्ट सुना हुआ है आपने, कभी गए हैं? नहीं बस सर, एक हाँ मूवी जी में देखा था बोर्डिंग, वो बच्चे को जी जी। डालते हैं। अब मैं वो सिस्टम शुरू करूंगा, क्योंकि ज्यादातर जो सीए की आवाम है ना, वो है मिडिल क्लास जो उससे नीचे वाले, और हम होते हैं डंडे के पीए, खासतौर पे जो एफएससी करके आए होते हैं। तो जबरदस्ती पढ़ने वाला काम होता है। हमें तो आजादी मिल जाए लाहौर में, तो भाई यहाँ पे 70 80% बच्चा सीए का खराब हो जाता है, जिंदगी उजड़ जाती है। मैं हमेशा इसलिए मशवरा देता हूँ, मेरी यूट्यूब वीडियोस भी देखेंगे ना तो नए आने वालों के लिए कि पुत्र, और मेरी ज्यादातर ना पेरेंट्स को एडवाइस होती है कि आजाद ना छोड़ो इनको, क्योंकि मैं यहाँ पे देख चुका हूँ। आप तो खुद यकीन करें ना कि हम जब मैंने सीए स्टार्ट किया था, हमारे 4 5 बैच थे, ऑलमोस्ट 450 बच्चा होगा स्कैन में 2011 में। और जो हम उनमें से अभी तक इंटैक्ट है वो तकरीबन हम 11 12 बच्चे हैं पीछे। एक दो क्वालिफाई कर गए हैं, बाकी हम अभी तकरीबन फाइनल स्टेज पे फिर रहे हैं। बाकी सारे, कोई 2 साल बाद छोड़ गया, कोई 3 साल बाद छोड़ गया। अब मसला ये है कि जब तक आपको अंदाजा होता है कि आप सीए के लायक नहीं हो, तब तक आपके हाथ में कुछ भी नहीं होता। आपका बेड़ा गर्क हो चुका होता है, आप किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सकते, आपका टाइम बहुत लाइफ तक स्पेंड हो चुका होता है। और ये जो पार्शियल स्टडी है सीए की, इसका कहीं पे कोई वैल्यू नहीं है, कोई बात नहीं है इसकी। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। खासतौर पे आप देखो ना कि हमारा इस टाइम कितना स्टूडेंट जो है, 70 80 थाउजेंड स्टूडेंट बैठा है। मतलब रजिस्ट्रेशन देखो, हमारे क्वालिफाइड कितने हैं, हर अटेम्प्ट में 200 हो जाता है क्वालिफाई। तो इस हिसाब से अगर पीछे आप चले भी जाए तो 15 16 हजार से ज्यादा नहीं बनेगी टोटल क्वालिफाइड ओवरऑल। 80 हजार स्टूडेंट बैठा है, ये इनका क्या बनेगा? तो वजह क्या है कि बेटा यही मसला है कि हमारे लोकल इलाकों में, हमारे घरेलू में, घरों में पहले नंबर पे तो कोई गाइडेंस नहीं है। ठीक है कि सीए की स्टडी होनी किस तरह है, किस लेवल पे होती है, किस तरह इसमें पढ़ना होता है कि भाई बंदा निकाल सके। पहले तो ये हमारी गाइडेंस मिस है। दूसरे नंबर पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि हमारे इलाकों में ये स्टडी अवेलेबल नहीं है। हमारा 90% दूसरे शहरों से आए हुए हैं। लाहौर में, कराची में 95% बल्कि सीए में स्टूडेंट दूसरे शहरों के। तो जैसे ही हम निकल के यहाँ पे आते हैं, हम बेवकाते हो जाते हैं, हमें 10 12 हजार खुला खर्चा मिल जाता है महीने का, 15 15 हजार। अब तो उसके बाद जनाब पूछने वाला कोई नहीं होता, कॉलेजेस को भी फिक्र नहीं है कि बाहर में जाओ हमें फीस दो, पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना तो अगली बारी फिर आके दो। फेल हो गए तो उनकी मौज है, पास हो गए तो उनका नाम बन जाना है, तो वो तो विन विन सिचुएशन में है। तो इस चीज का एहसास किसी को है नहीं। जब तक आपको एहसास होता है 2 3 साल का आप उजाड़ चुके होते हो। फिर क्या करते हो, जो फ्राडिया जुगाड़, फिर जनाब जी फ्रीलांसिंग में घुसना है, फिर जनाब जी हमने इन्वेस्टमेंट करनी है, फिर स्टॉक में, फिर जनाब जी हमने ये काम सीखना है। ये सब बकवास है, ये कोई भी चीज नहीं है। ये आप एक बहुत बड़ा, हमारा सीए की कम्युनिटी जो है ना, ये खराब हो रही है बेसिकली। और मैंने लास्ट वीडियो जो यूट्यूब पे बनाई थी, मेरा तकरीबन पिछला 1.5 2 महीने 3 महीने से गैप आ गया, मैं नहीं बना रहा उसके ऊपर। और मेरी लास्ट वाली वीडियो उठा के देखो तो मैं इसी चीज को पिट रहा था जब ये इलेक्शन हो रहे थे कि भाई इस चीज का कुछ करो। ये जो 70 80 हजार स्टूडेंट है, आज से 2 साल बाद डेस्परेट हो जाएगा। 2 3 साल बाद तो कब तक आप हवा क्रिएट करके रखोगे जनाब जी, हम प्राइम है, हम ये हैं, हम वो हैं। भाई ठीक है प्राइम हो, लेकिन एंट्री रूट डिफिकल्ट करो ताकि वो बच्चा है। आप प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करो। हमारे इलाकों में आई के कितने सेमिनार होते हैं इसमें बताया जाए सीए क्या होता है। हमारे इलाकों में कॉलेजेस कितने सेमिनार करते हैं, हमें बताया जाए। कॉलेजेस अपनी वेबसाइट पे, अपने यूट्यूब पे, चैनल पे, फेसबुक पे, कहाँ पे ये चीज बताते हैं कि यार सीए की रियलिटी क्या है? कौन बताता है? बकवास है। जिसके पास जाओ वो कहता है जनाब
दो साल इंटर करो, 3.5 साल जनाब। ये सर आप मेरे साथ आर्टिकल भी यही करो, धोखा हुआ है सर, ये हो स्कैम नहीं जनाब कि किया था 5 लाख की ये। गड्डी है आपके हाथ में, 2 लाख आपकी तनख्वाह है। बकवास है, बकवास है। क्वालिफाइड मेरा स्टूडेंट, मेरा दोस्त क्वालिफाइड, पूरा साल बेचारा बैठा रहा, मुझे कॉल करता रहा था कि भाई मुझे टीचिंग में ले लो, लेकिन वो टीचिंग मटेरियल नहीं था ना यार। अब हर बंदा टीचर नहीं हो सकता, ये एक बाय बर्थ स्किल होती है आपके अंदर, ये आपके अंदर प्रोड्यूस नहीं की जा सकती। तो नाकाम हो जाना था उसने, मैं इस चीज पे नहीं लाना चाह रहा था। 1 साल बैठा रहा, साल बाद जाके उसकी जॉब लगी, वो भी कितनी, 90,000 उसकी लगी थी। आप ये देखो कि उसकी डिलॉयट से आर्टिकल, उसकी 1 साल की कॉन्वेंट बाहर की, मेरे ख्याल में यूके की थी या पता नहीं यूएसए की थी कॉन्वेंट, जो यहाँ से भेजते हैं बाहर भी आर्टिकल, इंटरनेशनल भी उसके पास स्कोप था। और वो बड़ा कंपेटिटिव बच्चा, पर्सनैलिटेड बच्चा, बड़ा नॉलेज वाला, बड़ा ग्रिप वाला कह सकते हैं हम सब में। यार देखो ना, जो क्वालिफाई कर गया हमसे पहले, सीरियस और मैच्योर बच्चा था, एजेड था अच्छा खासा। अब उसका ये देखो कि वो साल उसने फिर इंतजार किया, 9 साल बाद, पिछले साल उसकी जाके जॉब लगी है, 9 साल बाद जाके वो इस काबिल हुआ है कि वो कुछ कमा सके। तो उसके पास तो कोई और स्किल भी नहीं थी, उसके अपने क्लाइंट भी नहीं थे। चले हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह एक जिंदगी के धक्के खाते खाते 15 साल हो चुके, 16 साल हो गए घर से बाहर निकले हुए 2006-7 के। हमें तो पता था कि भाई ये कैसे हमने करना है, और हम आज से 4-5 साल पहले एक साइड पे लग गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत अच्छे रहे। कोरोना में कई मेरे दोस्त जो है वो बेचारे घरों में बैठ गए, हम अल्हम्दुलिल्लाह सर्वाइव कर गए, वो बेचारे नहीं कर सके सर्वाइव, बड़ी मुश्किल रही उनके ऊपर। हम उनको फंडिंग करते रहे। तो ये एक बड़ा ही बकवास किस्म का कल्चर चल रहा है, और इस चीज के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। और यकीन करो जब ये बुलबुला फटेगा ना, तो ये जीरो हो जाएगा। वर्थ बेशक इसकी जीरो मत, ना हो, मतलब लेकिन सर इसकी छोड़ जाएंगे रेपुटेशन जीरो हो सारे, जाएगी। जी बेटा, छोड़ जाएंगे सारे मतलब। छोड़ नहीं जाएंगे बेटा। देखो ना, अभी आपको कितने लोग नजरते हैं सोशल मीडिया पे इस चीज को प्रोटेस्ट करते हुए कि जनाब हम जो हैं वो सीए कर रहे हैं, 4-5 साल वेस्ट हो गए और हम किसी खाते में गया। मुझे हफ्ते में एक कभी पोस्ट नजर आती है, ऐसी बात है। देखते हैं, अभी मैंने कुछ दिन पहले भी एक देखी है, तो वो कह रहा है मेरा किसी यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन नहीं हो रहा, अब मैं ज्यादा टाइम हो गया मेरा बाहर निकले हुए, और मैं कुछ और भी नहीं कर पा रहा, मेरे 3-4 साल यहाँ पे भी वेस्ट हो गए हैं। तो ये इक्का दुक्का पोस्ट नजर आती है ना, ऐसी बात है, ऐसी बात है ना। यस सर। हाँ जी। अब ये देखो कि जो उसकी पोस्ट थी उसके ऊपर कोई 100 कमेंट था, मतलब 100 बच्चे उसकी सिचुएशन वाले वहां पे बैठे थे, ऐसी बात है। जी सर। 2014, 15, 16 तक सोशल मीडिया इतना नहीं था, तो लिहाजा स्टूडेंट्स का आपस में इंटरेक्शन नहीं होता था, हमें पता नहीं होता था कि क्या सिचुएशन चल रही है, जो हम फेस कर रहे हैं क्या कोई और भी फेस कर रहा है। अब पिछले 3-4 सालों में सोशल मीडिया बहुत इंपावर्ड हो गया, हर बंदे को पता है कि इस टाइम मार्केट की क्या सिचुएशन चल रही है। और सबसे ज्यादा बच्चा इंडक्ट ही 2013 के बाद हुआ है। आप देखो ना कि कहीं 1.5 लाख हमारी एनरोलमेंट क्रॉस कर रही है, रजिस्ट्रेशन नंबर जो है, जबकि पिछले 50-60 सालों में 70,000 हुई थी 1964 से लेके। अब ये जो बच्चा है, इनमें से अभी ये अकामुलेट हो रहा है, अब ये आहिस्ता आहिस्ता सोशल मीडिया के ऊपर आवाज उठा रहे हैं, अब बातें निकल रही हैं, लेकिन कब तक, यकदम ये जब 3-3 साल लगा चुके होंगे, तो ये तो हमसे बहुत एडवांस चीज है ना। ये बच्चे वो हैं जो तो खुद खुशियों पे आ जाएंगे। हमारा एक स्टेमिना था, हम एक और नस्ल थे, हमारे पास टाइम था, हमारा एक और स्टेमिना था। आजकल के बच्चे के पास ये चीज नहीं है। मार्केट प्रेशर, मार्केट डिप्रेशन, स्ट्रेस, एक्सपेक्टेशन, इर्द गिर्द के हालात, फिर पैसा लोगों के पास, शो ऑफ इंतहाई ज्यादा, सोशल मीडिया ने पागल करके रखा हुआ है, और हमारे पल्ले कुछ नहीं है। फिर ना हम दीन वाली साइड से हैं, ना हम ईमान वाली साइड से हैं, ना हम कोई फैमिली बैकग्राउंड वाली साइड से, ना हमारी तरबियत है उस तरीके से, ना हमें दुनिया से लड़ना आता है, बर्गर बच्चे माँ बाप ने बना के रख दिया है, ना हमें दुनिया की मुश्किलात कभी फेस करनी है। तो क्या करेंगे, सुसाइड ही करेंगे, और 2-4 सुसाइड ही होने हैं पुत्र। फिर क्या होना सीए का हाल, गुडविल का, इसका आपको खुद को पता है। तो भाई इस चीज को टैकल करने के लिए आईकैट क्या कर, और इसके लिए सबसे अहम चीज जो इस टाइम जरूरत है वक्त की, बच्चे देखो ना, हम तो अपने हिस्से का रोल परफॉर्म कर सकते हैं, हम अपने हिस्से का एक एक देखो, एक चीज मुझे पता है, अगर उसके ऊपर मैं ना करूं तो यार इसका तो मैंने जवाब देना ना आखिरत में, सीधी सी बात, ठीक है। लेकिन अगर मैं अपना कम से कम तो रोल परफॉर्म करूं ना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई तुम ये देखो कि सीए की स्टडी की वजह में बच्चा फेल हो क्यों रहा है, और मेन वजह डिस्ट्रैक्शन। सीए की स्टडी ऐसी नहीं है कि इसके लिए कोई टॉप नोच बच्चे चाहिए,
वो बहुत जीनियस जीनियस बच्चों की तो ये फील्ड ही नहीं है भाई, इंतहाई बोरिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड फील्ड है ये। बल्कि जीनियस बच्चे को तो इसमें काम ही नहीं है इस फील्ड में। तो भाई क्या है बेसिकली, तो ये एक क्या कहते हैं इन्वायरमेंट की जरूरत है, बच्चों की डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल करने की जरूरत है। आप इस तरह के कॉलेजेस इंट्रोड्यूस कराओ जिनके हॉस्टल में कॉलेजेस हो। अब बच्चों को बिठा के वहां पे पढ़ने का माहौल दो, उनके ऊपर नजर रखो, चेक एंड बैलेंस रखो। क्यों, आपको पता है कि 90% स्टूडेंट अपने घरों से बाहर आए हुए बच्चा है यार, एक 19 साल का 18 साल का बच्चा एफएससी करके आया, उसको क्या खास पता है कि हमने लाहौर में कैसे सर्वाइव करना है, वहां पे हमें किस किस तरह के लोग होंगे। आधे यहाँ पे बच्चियों के चक्कर में रुल जाते हैं, आधे जनाब जी यहाँ दोस्तों के याशियों में रुल जाते हैं। सर ये वैसे बेटा कब करेंगे ये हॉस्टल वाला? बेटा हमारा ये ऑफिस सेटअप हो गया ना अल्हम्दुलिल्लाह, तो हॉस्टल वाला जो ये सीन है ना, ये थोड़ा सा लेंथी भी है और थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है इसके अंदर। क्योंकि ये जो मेरे पास इस टाइम फ्लैट मौजूद है, इसके अंदर है 2 3 और 3 6 और 2 8 8 10 कमरे हैं, ठीक है। तो अभी क्योंकि यहाँ पे रह रहे हैं, तो बहरहाल एक इन्वेस्टमेंट की जरूरत होनी है इंशाल्लाह। इस बार का जो था वो बजट हमारा ऑफिस में ही शिफ्ट हो गया। मेरा यही लाने लाने में 50,000 लग गया भाई, संभाल लिया इंशाल्लाह नेक्स्ट बैच जो ना, उसकी सारी इनकम जो है मैं इसी खाते में डालूंगा। और ये एक सिस्टम जो है वो हम क्रिएट करेंगे इंशाल्लाह। थोड़ी सी दर्द सरी है मेरी, कोई नहीं यार, मैं खुद जब यहाँ पे रह रहा हूँ तो देख लेंगे सारों को। तो एक बोर्डिंग सिस्टम बनाना है भाई, अपने हिस्से का तो रोल हम परफॉर्म कर लेना यार, कैसे से। देखो यार, जिंदगी में 30 साल हमने गुजार ली, मैंने कम से कम मतलब 29 28 29 30 ही समझो, थ्रू आउट रख के जितनी स्पीड में लाइफ चल रही है पता ही नहीं चलना। ज्यादा तो मैं आगे 30 साल एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। अल्लाह ताला कादर मुतलक है, जितनी जिंदगी दे उसकी तरफ से नेमत है, एक मौका है हमारे लिए। लेकिन मैं तो इतना एक्सपेक्ट कर सकता हूँ ना, अगर हालात वाकयात को देखें, फैक्ट्स को देखें, कि मैं वहां से निकला 600 किलोमीटर करके, मुझे तो रास्ते का नहीं पता था, मोटरवे पे आ रहा हूँ 150 200 स्पीड गाड़ी है, मेरी तो आंख लंघने की जरूरत थी और मैंने वो कहीं पे पड़ा होना था। तो अल्लाह ताला ने, अगर मुझे कोरोना हुआ मैं बच गया, मुझे डेंगू हुआ मैं बच गया। मैं इतने लंबे लंबे रूट मैंने 3 3 दिन मुसलसल ड्राइव की हुई है बगैर सोए हुए। हम नारायण करार अभी घूमने गए थे, कुछ अर्सा पहले ट्रिप था अरसलान खान का, आपको पता भी होगा शायद, उसमें वो जो नेचर व्यू के नाम से था, वो हमारा ही था बेसिकली सारा। तो मैंने बस में जगह पूरी हो गई थी, तो हम अपनी गाड़ी पे गए थे। तो मैं 3 दिन 4 दिन मुसलसल ड्राइव करता रहा था, मुश्किल 7 8 घंटे से। उसके बावजूद खैर ऑफिस से पहुंच गया था। तो बहरहाल हमारी लाइफ का कोई ना कोई पर्पज है, इंशाल्लाह हम इसको अकम्प्लिश करेंगे, ठीक है पता। तो लिहाजा ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये फैक्ट्स है। आप कम से कम डिस्ट्रैक्ट ना हो, जिस हद तक मैं अभी आपको कंट्रोल में रख सकता हूँ वो तो मैं रखूंगा पुत्र, बाकी अल्लाह के हवाले हैं आप, ठीक है बच्चे। चलें करें शुरू, आगे पढ़े। शुरू करें सर। ओके जी, चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमने जनाब जी पढ़ा था, हम बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग का चैप्टर पढ़ रहे थे। हमने ये देखा कि मनी लॉन्ड्रिंग होती क्या है। फिर हमने मुख्तलिफ, बेसिकली ये चैप्टर डेफिनेशंस के ऊपर मुश्तमिल है। इसके अंदर कंसेप्ट, लॉजिकल कनेक्शन, लॉजिकल रीजनिंग, वो चीजें मौजूद नहीं है, बल्कि इसके अंदर स्टोरीज मौजूद है। और इसको पढ़ने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप साथ साथ पॉलिटिकल बैकग्राउंड को थोड़ा सा अपने जहन में रखा करें, पॉलिटिकल चीजों को साथ रिलेट करने की कोशिश किया करें। जिस तरह बिलाल मैंने असाइनमेंट दी थी पुत्र, कि जो ओमनी बैंक अकाउंट्स थे उसके ऊपर आपने रिसर्च करके आनी है कि ये बेसिकली क्या पंगा है, जरदारी इसमें क्यों फंसा हुआ है और ये कैसे ऑपरेट करते हैं। ये बेसिकली सारा कुछ मनी लॉन्ड्रिंग का ये सिलसिला। फिर हमने मुख्तलिफ पेमेंट सिस्टम देखे कि यार पेमेंट सिस्टम क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर क्या होता है। आज हम बात करेंगे ऑपरेटर, डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम। पहले नंबर पे लेके हमने पढ़ा था कि एक पेमेंट सिस्टम क्या होता है। तो हमने कहा कि एक ऐसा सिस्टम जो ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस करने में या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उनको सेटल करने में यूज होता है, उसको हम क्या कहते हैं, पेमेंट सिस्टम। उसके बाद अगला आता है डेजिग ऑपरेटर। ऑपरेटर हम बाद में देखेंगे, लेकिन हम डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम देखते हैं। डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम क्या होता है बेटा, ये वो पेमेंट सिस्टम, देखो अब एक ऐसा हो सकता है कि क्या आप बैंक बना लें कल उठ के, कल उठे अपने घर के बाहर लगा दें बिलाल जफर बैंक लिमिटेड, दुनिया का नंबर 1 बैंक। ऐसा हो सकता है बिलाल? नो सर। क्यों नहीं हो सकता भाई? वजह, आप बोर्ड नहीं लगा सकते? आप पैसे लोगों से इकट्ठे लेके अपने घर के कमरों में जमा करना शुरू कर दें, 2 मंडे बिठाए फ्रंट डेस्क पे और बैंक चलाना शुरू कर दें, ऐसा हो सकता है? सर हो तो सकता है।
हाँ जी हो सकता है। अच्छा मैं कहता हूँ ठीक है जी हो सकता है, आपने बना लिया बैंक, आपने अपना बैंक बनाया, अपने ही जेब में से 1 लाख रुपया निकाल के आपने अपने रूम में रख दिया, ठीक है। उसका आपने एक अपना ही चेक प्रिंट किया, उस चेक को आप अपने एचबीएल में डिपॉजिट कराने पहुंच गए। इस चेक को देख के एचबीएल वाले क्या कहेंगे आपको? बताइए मुझे, थोड़ा सा तमीज के दायरे में रहते हुए अगर हम बात करें तो क्या कहेंगे वो आपको? मुझे पता है जवाब बहुत सारे आपके जहनों में होंगे, मेरे अपने जहनों में भी वही है सुजात? सर दोबारा बताइएगा क्या कह रहे थे? ला इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जान पुत्र अपना दिमाग इधर रखो यार। बिलाल ने जनाब जी क्या किया, सुबह उठा एक दिन घर में, इसने एक बड़ी सारी तख्ती उठाई, उस पे ऊपर लिखा बिलाल एंड बिलाल एंड बिलाल बैंक लिमिटेड, बी 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 लिमिटेड। इसने जनाब जी एक बैंक बना दिया, बैठे बैठे खुद भाई जहन में आ गया। जिस तरह वो एक याद है बीच में से एक बंदे की वीडियो आई हुई थी, हाथ से हाथ पहन के बैठा, तो कैसे रात को मेरे सामने अलावा इकबाल आया और मुझे सदर पर आ गया। बिल्कुल सर, वो कह रहा था मुझे जिम्मेदारी दी है। हाँ जी, तो रात को सोए सोए बिलाल साहब को भी कोई जिम्मेदारी दे गया। अब बिलाल साहब बता नहीं रहे कि वो जिम्मेदारी दे के कौन गया, खैर अकेले में हम बिलाल से पूछेंगे ये चीज। तो बिलाल साहब को वही आगे जिम्मेदारी दे गया। बिलाल साहब सुबह उठे, तख्ती के ऊपर इन्होंने लिखा और लगा दिया। अब भाई बैंक है तो इसमें पैसे होने चाहिए। बिलाल ने अपनी जेब को खोला तो इसमें से भाई 132 रुपए निकला है। बिलाल ने क्या किया, एक कमरा है उसको वॉल्ट का नाम दिया अपने घर में, उसमें अपने 132 रुपए रखे, उसके ऊपर ताला लगा दिया। अब जो बीबीबीबी लिमिटेड के अंदर इनका अकाउंट है, 1 मिनट दीजिए, आवाज आ रही है? जी सर आ रही है, पहले चेंज होगी थी। जी सर। आवाज आ रही है पुत्र? जी सर आ रही है। आ रही है। तो याद आ रही है। सजाद बिलाल आवाज आ रही है बच्चे? जी आ रही है सर। हेलो, आपकी तरफ नहीं आ रही सर, हमारी तरफ तो आ रही एक है। मिनट दें, एक मिनट दें, एक मिनट दें। हाँ अब बताएं जरा बिलाल। आ रही है सर आवाज। ओके यार, ये सब में थोड़ा सा बड़ा लंबा चौड़ा पंगा चल रहा है। अब ना चैट में टैग कर दिया करें अगर मैं एक दो से ज्यादा करूं तो। अच्छा जी, अब ये हुआ कि रात को सोए सोए भाईजान बिलाल को आके कोई जिम्मेदारी दे दिया कि आपने अपना बैंक ओपन करना है। बिलाल साहब ने सुबह बैंक ओपन कर लिया, अपना ही एक कमरा जो था उसको वॉल्ट बनाया, उस वॉल्ट के अंदर अपने 132 रुपए रख दिए। अब बिलाल साहब चाहते हैं कि इनका एक और अकाउंट एचबीएल में भी है। अब ये पैसा जो है वो एचबीएल वाले अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो जाहिर बात है ट्रांसफर के दो तरीकाकार है, या तो आप ऑनलाइन ट्रांसफर कर दो एप्लीकेशन से, या आप चेक के थ्रू ट्रांसफर करा लो। अब बिलाल साहब ने क्या किया कि इनके पास तो ऑनलाइन एप्लीकेशन तो भी थी नहीं, क्योंकि ये सुबह उठे और इनको ख्याल आया मैंने बैंक बनाना। अच्छा जी, तो वीडियो के बगैर थोड़ा सा बोरिंग हो रहा होगा, लेकिन आज का दिन कंपनसेट करें। अच्छा जी, इन्होंने क्या किया, अपना ही एक चेक प्रिंट किया, उस चेक के ऊपर जनाब जी बी 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 बैंक लिमिटेड लिखा, जनाब जी यहाँ पे 132 रुपए फिल किए, अपने साइन मारे और लेके चले गए एचबीएल। उनको कहते हैं कि जी ये चेक जो है ना ये मेरे एचबीएल वाले अकाउंट में डिपॉजिट करा दें। तो मुझे बताया जाए कि एचबीएल वाले वो चेक देखने के बाद क्या कहेंगे बिलाल साहब को, थोड़ा सा इखलाकियात के दायरे में रहते हुए। हाँ जी, तू मेरा पुत्र छुट्टी कर। तो छुट्टी कर ऐश्वर्या। हाँ भाई बिलाल, जी सर ऐसा ही होगा। ऐसा ही होगा। उन्होंने लाल लैने ने लितर ते पा लेने लमा कि भाई ये आप फोर्जरी कर रहे हो। आप कहेंगे भाई मैं फोर्जरी नहीं कर रहा, ये चेक क्या है, पता नहीं किसका चेक है। वो कहेंगे जी ये मेरे बैंक का चेक है। बिलाल कहेगा, वो कहेंगे जी भाई कौन सा बैंक? बिलाल कहेगा जी ये देखो मेरा बैंक है। क्योंकि भाई हमें तो कोई इस तरह का नोटिस नहीं आया, आप तो कहीं पे रजिस्टर्ड ही नहीं हो, आप तो ये ट्रांजेक्शन परफॉर्म ही नहीं कर सकते। तो मतलब ये हुआ कि बिलाल ने, भाई साहब बिलाल को सदर पाकिस्तान की जिम्मेदारी तो मिल गई, लेकिन बिलाल साहब की अभी तक शेरवानी नहीं सिली।
तो मतलब ये किसी जगह पे जाके कोई चीज एक्सरसाइज नहीं करता। तो भाई ने बैंक बेशक बना लिया, लेकिन ये उससे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। ਲੀਡ ਤੇ ਚਾਚਰ ਤਿੰਨ ਪੰਜ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ओए तुम माइक बंद करो। ये अपने घरेलू झगड़े माइक ऑफ करके सेटल किया करो। अच्छा ये जनाब अब बैंक तो है, लेकिन ये कोई पेमेंट सिस्टम नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई ये कोई ऑथोराइज्ड सिस्टम नहीं है। कोई मसला नहीं होता है पुत्र, आप तो खुद फिर छोड़े। मैं तो एक बार हैरान रह गया, क्लास में गर्मियों में पढ़ा रहा और एक बच्चे का कैमरा ऑन हो गया, तो बस फिर आंखों में रोशनी ना रही। अच्छा जी, तो गर्मियां थी भाई साहब। मंगवा रहा है इसलिए। अच्छा अच्छा जी, तो भाई क्या हुआ कि ये जो पेमेंट सिस्टम है बेसिकली जिसने बैंक बनाया है, ये कोई ऑथोराइज्ड या रजिस्टर्ड सिस्टम नहीं है। तो क्या हुआ, इससे ये कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता। तो ये कब इस बैंक को ट्रांजैक्शन कर सकता है? तो भैया इससे जाहिर सी बात है कि किसी न किसी अथॉरिटी से रजिस्ट्रेशन लेनी होगी। मतलब इसे स्टेट बैंक से, हमारे मुल्क में जो स्टेट बैंक है वो रजिस्ट्रेशन लेता है, अलॉट करता है, अथॉरिटी देता है कि जी आज के बाद आप बैंक हो और आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो। तो लिहाजा जिस सिस्टम को, जिस पेमेंट सिस्टम को स्टेट ऑफ बैंक पाकिस्तान जो है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो डेजिग्नेट कर दे, उसको अथॉरिटी दे दे कि भाई आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो हैं वो कर सकते हैं, उस सिस्टम को कहा जाता है डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम। क्लियर है? जी सर। यस सर, क्लियर है। ओके जी, गुड हो गया। उसको कहा जाता है डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम। लिहाजा ये हमारी डेफिनेशन है। अच्छा, ऑपरेटर किसको कहते हैं बेटा? ऑपरेटर किसी भी ऐसे इंस्टीट्यूट को कहते हैं जो कोई पेमेंट सिस्टम चला रहा हो। मिसाल के तौर पे HBL एक ऑपरेटर है, वो कई तरह के पेमेंट सिस्टम जो है वो रन कर रहा है, जिसमें चेक्स आते हैं, जिसमें कैश ट्रांसफर है, जिसमें ऑनलाइन ट्रांसफर है, जिसमें बैंक ड्राफ्ट आते हैं, जिसमें और भी कई तरीकेकार के पेमेंट सिस्टम आते हैं। तो लिहाजा ऑपरेटर ऐसे इंस्टीट्यूशन को कहा जाता है जो किसी किस्म का डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम चला रहा हो। डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम क्या होता है? एक ऐसा पेमेंट सिस्टम जिसको स्टेट बैंक डेजिग्नेट कर दे बाय रिटन ऑर्डर, तो उसको डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम कहा जाएगा। किसी भी पेमेंट सिस्टम को डेजिग्नेट करने से पहले स्टेट बैंक हमेशा उसकी प्रीमिसेस, इक्विपमेंट, मशीनरी वगैरह 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 सारा कुछ जो है वो चेक करेगा। क्लियर है पुत्र ये कंसेप्ट? जी सर। हाँ, तो बिलाल आप अपना बैंक का वॉल्ट तोड़ के उसमें से 132 रुपए चोरी कर ले तो आपको कोई नहीं पकड़ने आएगा। ठीक है जी सर। अच्छा जी, अब जाहिर बात है पेमेंट सिस्टम को डेजिग्नेट कर कौन रहा है? स्टेट बैंक। तो उसको कैंसिल भी कर सकता है? जी बिल्कुल कर सकता है। ये कौन सी भाई पत्थर पे लकीर है जो एक बार हो गया तो नहीं हो सकता। तो लिहाजा रेवोकेशन ऑफ डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम। तो रेवोकेशन क्या होता है? रेवोकेशन का मतलब कैंसिल करना। क्या बैंक किसी पेमेंट सिस्टम को कैंसिल कर सकता है? मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करूं तो भाई जैज कैश वालों का कोई पंगा निकल आया और उन्होंने, जैज कैश एक पेमेंट सिस्टम है, बल्कि डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम है, तो लिहाजा जैज कैश वालों ने कोई रिक्वायरमेंट या कोई लीगल रूल फॉलो नहीं किए तो स्टेट बैंक उसको कैंसिल कर सकता है। द स्टेट बैंक में रिवोक द डेजिग्नेशन ऑफ DPS, designated payment system, if it is satisfied that the DPS has ceased to operate effectively as a payment system। कि अगर स्टेट बैंक को लगता है कि यार ये प्रॉपर तरीके से पेमेंट सिस्टम को नहीं चला पा रहे, मतलब कस्टमर की कंप्लेन आ रही है, या इनके पास कैश शॉर्ट हो जाता है, या इनकी ATMs खराब रहती हैं, या इनका अमला ठीक नहीं है, या इनके पास स्टाफ शॉर्ट है, या इनकी ब्रांचेस सफिशिएंट नहीं है, तो ये सारी चीजें कोई भी एक वजह हो सकती है, तो उसका डेजिग्नेशन कैंसिल कर दिया जाए। या जो क्या कहते हैं, किसी भी जो डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम होता है वो कोई शख्स जो उसका इंस्टीट्यूट था या ऑपरेटर था वो किसी किस्म की रॉन्ग इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट स्टेटमेंट को सबमिट करता है, मतलब कोई फोर्जरी करता है, कोई फ्रॉड करता है, कोई गलत इंफॉर्मेशन देता है, या कोई लीगल कंप्लायंस मिस करता है, या कोई मिसलीडिंग मटेरियल पार्टिकुलर जो है स्टेट बैंक को सबमिट करता है। जिस तरह कि हमें पता है कि ऑडिटेड अकाउंट्स इनको बनवाने होते हैं और उनको सबमिट करने होते हैं। अगर आपने किसी ने देख लिया ना कि सबसे गंदे अकाउंट्स किसके होते हैं, वो बैंकों के होते हैं, बहुत गंदे अकाउंट्स होते हैं। जैसे इनके जो एनुअल अकाउंट्स होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती हैं, वो बड़ी खिचड़ी होती है। तो
इस वजह से भी कैंसिल हो सकता है। वो कहते तो सर ऑपरेटर बैंकों और की जी जी बेटा, बिल्कुल बैंकों के मेरे पास अभी एक पड़े हुए भी हैं खैर, लेकिन है वो बहुत बड़े, तो मैं सॉफ्ट में नहीं भेज सकता उसको। आप किसी बैंक के निकाल के देखिएगा, उनकी वेबसाइट के ऊपर मौजूद होते हैं। एचबीएल के निकाल के देखिएगा, एक अच्छा बैंक है, फिर आपको पता चलेगा इनका क्या खिचड़ी स्यापा होता है। करप्शन होती है सर इसमें? बैंक में बेटा करप्शन इस तरह से नहीं होती बेसिकली, जो हम जिस तरह हम सोचते हैं। इनमें करप्शन और लेवल की होती है। करप्शन हर जगह पे है। मिसाल के तौर पे आप पैसा जमा कराने गए, बैंक वालों के लिए जरूरी है कि 1 लाख से ऊपर की अमाउंट है तो उसके लिए आपसे सोर्स पूछे कहाँ से है, पैसा खिलाओ, सोर्स नहीं पूछेंगे, वो आपसे जमा कर लेंगे, उनका फायदा इसमें। कोई भी लिख देंगे जी हमने पूछा था, आपने बता दिया, बात पता, वेरीफाई करना तो बैंक की जिम्मेदारी नहीं है ना। सेम इसी तरह ये जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है इसमें बैंक इन्वॉल्व होते हैं, कि ये जो बड़े बड़े टाइकून होते हैं, जब इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग करनी हो ना तो ये पूरा पूरा बैंक खरीद लेते हैं और फिर उसके जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। वे अपनी फेक ट्रांजैक्शन डाली, सारा कुछ किया, पैसा निकल गया, भाग गए, पीछे से जनाब साहब गुजर गया, लकीर पीटते रहो। तो करप्शन हर जगह पुत्र, और बड़े तरीके होते हैं इसके। बैंकों में भी अच्छी खासी करप्शन होती है। छोटे से मैं आपको बता देता हूँ, फेक नोट एटीएम में से निकल आते हैं, तो ये छोटे लेवल पे हो रही होती है। बाहर खड़ा जो गार्ड होता है वो बिल को आसानी से जमा कराने के लिए 50-50 रुपए ले रहा होता है लाइनों से बचाने के लिए। तो ये सारी करप्शन है, बड़े लेवल पे बहुत बड़ी होती है। अच्छा जी, दूसरी क्या वजह है जिसकी वजह से पेमेंट सिस्टम कैंसिल हो सकता है, डेजिग्नेशन कैंसिल हो सकती है? द ऑपरेटर और सेटलमेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ डीपीएस इज इन द कोर्स ऑफ बीइंग बाउंड अप, कि भाई अगर किसी बैंक ने क्लोज होने के लिए एप्लीकेशन दे दी है तो उसका डेजिग्नेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। Any of the term and condition of the designation requirement of the act has been contravened. Contravened का मतलब होता है खिलाफवर्जी करना। तो लिहाजा अगर कोई डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम किसी किस्म की लीगल रिक्वायरमेंट की खिलाफवर्जी करता है तो उसको भी कैंसिल कर दिया जाएगा। इस तरह द स्टेट बैंक कंसीडर दैट इट इज इन द पब्लिक इंटरेस्ट टू रिवोक द डेजिग्नेशन। और अगर स्टेट बैंक को लगता है कि इंसाफ के अहम तकाजों के ऊपर है कि इस बैंक सिस्टम का मकूद ठप कर दिया जाए तो उसका डेजिग्नेशन खत्म कर सकता है। तो बेसिकली बेटा देखो, ये वाली जो लाइन है ना लॉ के अंदर, ये हर जगह पे मौजूद है और ये सबसे बड़ा लूप होल है। ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में मौजूद होगी क्या? इफ कमिश्नर सेटिस्फाइड, इफ कमिश्नर फाइंड इन पब्लिक इंटरेस्ट, इफ स्टेट बैंक कंसीडर दैट इज इन पब्लिक इंटरेस्ट। भाई ये एक लूप होल है। तो क्या होता है, किसी भी बैंक को नोटिस इशू कर देना, जनाब जी आपने ये काम नहीं किया, आपको कैंसिल करो, तो तरले मिलते कराई, पैसे खाए बंद कर दिया। इस तरह जनाब जी कमिश्नर नोटिस भेज देता है, ये आपने फलानी रिक्वायरमेंट कंप्लाई नहीं की तो इतना फाइन है, जाओ उससे तकरीबन 10% दो, सेटल करा लो। कमिश्नर सेटिस्फाई करना है ना तो वो जैसे मर्जी कर लो। तो लिहाजा ये बेटा लूप होल होते हैं लॉ के अंदर, ठीक है। तो इन तरीकों से स्टेट बैंक जो है वो किसी भी इन वजूहात की बेस के ऊपर, रीजन है बेसिकली, ये रीजन फॉर रेवोकेशन ऑफ डेजिग्नेशन ऑफ पेमेंट सिस्टम या डीपीएस कर लेते हैं। ठीक हो गया। हाँ एक चीज है कि किसी भी ऐसे नहीं होगा कि आप रात को सोएं और सुबह उठे तो पता चले स्टेट बैंक ने आपका स्टेटस डेजिग्नेशन खत्म कर दिया है। ऐसा नहीं होगा। जब भी डेजिग्नेशन रिवोक होना होगा, रिवोक का मतलब कैंसिल होना है, तो पहले प्रायर नोटिस दिया जाएगा ऑपरेटर को, प्रायर नोटिस दिया जाएगा कि भाई ये आप आके देख लो, हम आपको इस वजह से कैंसिल कर रहे हैं, अगर आप अपनी कोई जस्टिफिकेशन देना चाहते हो तो आप दे सकते हो। ठीक हो गया। तो ये कैंसिल है डेजिग्नेशन पेमेंट सिस्टम को। तो हमने क्या पढ़ा? ऑपरेटर पढ़ा, डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम पढ़ा और रेवोकेशन ऑफ डेजिग्नेशन ऑफ पेमेंट सिस्टम पढ़ा। यहां तक क्लियर है पुत्र? तीनों चीजें क्लियर है सर। अब यहाँ पे अगली जो ये वाली रिक्वायरमेंट है, ऑपरेशनल अरेंजमेंट है, ये बेटा डीपीएस के लिए। मतलब ये जो बैंक्स हैं, डेजिग्नेशन पेमेंट, डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम है, इनके लिए कुछ रिक्वायरमेंट हैं कि ये कुछ रूल्स रेगुलेशंस वगैरह जो है खुद बना के रखेंगे, खुद ऑपरेशनल अरेंजमेंट करेंगे। मिसाल के तौर पे आप मुख्तलिफ बैंक्स में जाते हैं कैश जमा कराने, तो हर किसी का तरीकाकार मुख्तलिफ होता है, थोड़ा थोड़ा, मतलब ज्यादा तो नहीं होता। मतलब आप किसी में जाएंगे तो आप स्लिप फिल करेंगे, उसके नीचे कार्बन कॉपी होगी। मिसाल के तौर पे एचबीएल की बात करें, उसके नीचे कार्बन कॉपी होती है, मतलब वो 2 पेजेस होते हैं, एक फिल करते हो, नीचे वाला खुद ऑटो फिल हो जाता है, ये ऊपर वाला वो खुद रख लेते हैं, नीचे वाला वो खुद रख लेते हैं, ऊपर वाला आपको पकड़ा देते हैं। ये है एचबीएल का सिस्टम। अगर आप यूबीएल में जाएंगे तो वहां पे एक सिंगल स्लिप होती है लंबी, इसके ऊपर चीजें फिल करते हैं, ये वो खुद रख लेते हैं, आपको एक डिजिटल प्रिंट दे देते हैं, छोटा सा डिजिटल रिसीट होती है छोटी सी, वो दे देते हैं। तो बेसिकली ये सिस्टम किसने डिफाइन किया कि आप जाओ, आप लिखो, आप जाके मुंह जुबानी भी बता सकते हो कि भाई उनका साइन मारो, उनको बताओ ये चीजें खुद फिल कर दो।
तो ये चीजें कौन डिसाइड करते हैं? तो बेसिकली ये रूल्स रेगुलेशन होते हैं, ये ऑपरेशनल अरेंजमेंट्स होती हैं कि काउंटर बनाना, उनमें लाइनें लगाना, टोकन का सिस्टम रखना है नहीं रखना, साथ कौन सी अमाउंट के साथ आपने आईडी कार्ड की कॉपी लेनी है। मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करूं एचबीएल में जाऊं तो मैं वहां पे कितनी भी अमाउंट जमा कराऊं कैश में, उधर से आईडी कार्ड की कॉपी लेते, यूबीएल वाले नहीं लेते। तो ये ऑपरेशनल अरेंजमेंट्स होती है। तो एन ऑपरेटर ऑफ डीपीएस शैल एस्टैब्लिश द फॉलोइंग ऑपरेशनल अरेंजमेंट। क्या सेट करेगा? रूल्स एंड प्रोसीजर सेटिंग आउट द राइट एंड लायबिलिटीज ऑफ द ऑपरेटर एंड द पार्टिसिपेंट। कि भाई सारी वो एक मैनुअल तैयार करेगा जिसके अंदर मिसाल के तौर पे अगर आपका कोई पेशेंट हॉस्पिटल में जाता है तो वहां पे जब उसका ऑपरेट होता है या एडमिट होता है तो वो आपको एक फॉर्म फिल कराते हैं। उस फॉर्म के ऊपर उसके राइट्स भी लिखे होते हैं और बैंक हॉस्पिटल वालों के भी राइट लिखे होते हैं। मिसाल के तौर पर पेशेंट जो है वो वहाँ की फैसिलिटीज यूज कर सकता है, वो किसी को बुला सकता है, उससे पूछे बगैर ये नहीं होंगे। जो हॉस्पिटल वाले होते हैं उनके राइट्स क्या होते हैं जी, इनकेस किसी किस्म का कोई मसला हो जाता है तो वो जिम्मेदार नहीं होंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये राइट्स एंड लायबिलिटीज बाकायदा मैनुअल है, तो इसके लिए भी ऑपरेटर जिम्मेदार है, उसने खुद बनाना है। इसी तरह प्रोसीजर कंट्रोल्स एंड मेजर फॉर मैनेजमेंट ऑफ क्रेडिट लिक्विडिटी सेटलमेंट। बेटा ये थोड़ी सी अकाउंटिंग की और ऑडिट की मिक्स टर्मिनोलॉजीज है, ये आपको समझ नहीं आएंगी। बेसिकली आप इतना समझ लें कि जब आप किसी बैंक से कर्जा लेने जाते हो तो बैंक कहता है जी क्यों दूं, आप कहते हैं जी लोड मीनू मैंने वापस करेगा, आप मैं अल्लाह की कसम वापस करेगा। हाँ भाई कसम कुसम छोड़ो, मुझे बताओ तुम्हारे पल्ले भी है कि तुम दे सकोगे। तो आप कहते हैं जी मेरा घर है मेरे पास, तो कहेगा ठीक है जी इसे कर्जा रखवा दो, इसे गिरवी रखवा दो। और कोई बैंक ऐसे हैं जो बगैर सिक्योरिटी के भी कर्जा दे देते हैं। तो बेसिकली ये रिस्क मैनेजमेंट, लिक्विडिटी सेटलमेंट वगैरह ये इसके अंदर ये चीजें काउंट होती हैं। तो लिहाजा इसके प्रोसीजर भी बैंक ने खुद बनाने हैं। इस तरह जो पार्टिसिपेशन इन डेजिग्नेशन पेमेंट सिस्टम क्राइटेरियाज वगैरह खुद देखने हैं कि कौन बंदा जो है आपका अकाउंट ओपन करा सकता है, कौन बंदा इसको यूज कर सकता है इस फैसिलिटी को। देखो अब हम में से हर बंदा क्रेडिट कार्ड नहीं ले सकता, खासतौर पे जिनका कोई काम धंधा ही नहीं, हम जैसे बेरोजगार लोग हैं जिनको घर वाले भी खर्चे टाइम पे नहीं भेजते, 3 बार फोन करो बस भेज रहे और पे मौकी गए ने फिर अब वो भेजते हैं, तो आपको क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप सैलरी पर्सन है तो आपको क्रेडिट कार्ड आसानी से मिल जाएगा, तो आप क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हो क्योंकि वो एक डीपीएस है, डेजिग्नेशन पेमेंट सिस्टम है डेजिग्नेटेड। तो ये क्राइटेरिया वगैरह जो है बैंक खुद बनाते हैं। इसी तरह सेफ्टी, सिक्योरिटी और ऑपरेशनल रिलायबिलिटी ऑफ डीपीएस को मेंटेन करना भी बैंक की जिम्मेदारी होती है या ऑपरेटर की जिम्मेदारी होती है। तो मैं वर्ड यहाँ पे बैंक यूज कर रहा हूँ, बेसिकली जनरली बैंक ही ऑपरेटर होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि बैंक ऑपरेटर हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और भी होते हैं जो इस तरह के ट्रांजेक्शन को परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो आपने हमेशा ऑपरेटर का वर्ड यूज करना है। तो बेटा क्या पढ़ा? ऑपरेटर, डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम, फैब्रिकेशन एंड ऑपरेशनल अरेंजमेंट। क्लियर है पुत्र सारे? यस सर। जी सर। चलेंगे, कोई क्वेश्चन यहाँ तक? ये हमारा पहला चैप्टर अदर बिजनेस लॉज का खत्म हो गया। 6 गिनती के इसके अंदर टॉपिक है पुत्र, और आपने क्या करना है? रट्टा मारना है बस। भांडूर बच्चे आप अब्सेंट क्यों हो क्लास से? खैरियत है भांडूर? हाँ जी माइक ऑन हो गया, थोड़ा सा बोलिए, कोशिश कीजिए। हाँ पुत्र कोई आवाज नहीं है, टाइप करो, माइक आपका ठीक नहीं है। मुझे रीजन चाहिए कि आप क्यों एब्सेंट है क्लास से आज का। ओके यस सर, ये कोई वजह नहीं है, मुझे वजह जस्टिफिकेशन दो, किधर छुट्टियां मार रहे हैं आप? वो शादी तो नहीं है, आजकल शादियों का सीजन चल रहा है यार। आप में से कोई अराई है? नहीं है। मानूर आप टाइप करें, मैं छोटी सी मजे की बात बताता हूँ। हमारी साइड पे ना जो अराई एक कास्ट है ना उसको थोड़ा सा कंजूस समझा जाता है, हाँ शेख टाइप। तो इस बार मुझे जुम्मे को शादी थी एक दोस्त की। मुझे 3-4 दिन पहले कॉल आई, आमिर शहजाद की, दोस्त है मेरा बड़ा पुराना, 2006-7 में हम इकट्ठे पढ़ते थे, 3-4 साल इकट्ठा पढ़ा था। मुझे कहता है भाई के नदीम की शादी है, नदीम उसका कजन है, और मैं कार्ड व्हाट्सएप कर। अब मैंने कहा कार्ड देखना था, उस टाइम मेरे ख्याल में क्लास में बैठा था, तो मैंने कार्ड ही देखना, मैंने सोचा टाइम क्या कहता है जुम्मे को हम शाम की हमारा होगा 3-4 बजे का। मैंने कहा ठीक है, चलो खैर कोई नहीं, नदीम की शादी है, वो भी मेरा दोस्त है, चले जाएंगे, कजन है आपस में।
जिस दिन शादी थी जुमे वाले दिन, मैंने 11-12 बजे मैंने कहा वेन्यू तो देखो कौन सा है। तो जब मैंने वेन्यू देखा ना, तो ऊपर वो जो कार्ड के ऊपर नाम लिखे होते हैं दूल्हा का, वहां पे 4 नाम लिखे हुए हैं, नदीम, नईम, आमिर और एक उनका भाई भी। मतलब आमिर कजन है, नदीम, नईम और तीसरा वो तीनों भाई हैं। मैं परेशान यार, ये चारों की शादी कैसे हो सकती है, या एक ये गलती से मिस प्रिंटिंग है या कुछ तरह की चीज होगी। तो बड़ा कंफ्यूज होके मैं वहां पे पहुंचा और मुझे पता चला हमारे जितने भी दोस्त आए हुए थे हम सारे ही कंफ्यूज थे। वो चारों ने इकट्ठी शादी कर ली, एक ही वलीमों में 4 शादियां भुगता दी। मैंने कहा यार तुम लोगों ने वाकई में ना अराई होने का हक अदा किया। लिहाजा आजकल शादियों का सीजन चल रहा है, लेकिन ये मैं एक नया वाक़ा, ताज़ा वाक़या अभी देख के आया हूँ। हाँ तो महानूर बच्चे, मैंने पूछा था आपसे, आप क्यों एब्सेंट हैं? ऐसी कौन सी परेशानी है, ऐसी कौन सी प्रायोरिटी है जो आपकी स्टडी से भी ऊपर है बच्चे? बेटा ऐसा ना किया करें, मैं समझा समझा के थक गया हूँ आपको। आने वाले टाइम की हकीकत का आपको अंदाजा नहीं है। आपके लिए हकीकत बहुत खौफनाक है बनिस्बत हम लड़कों के। हम वेले निकम्मे यार, एट एंड मजदूरी तो कर ही लेते ना सड़कों पे, और हमारे ऊपर कोई बातें नहीं होती पुत्र। आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल होती है। मैं बहुत बच्चियों को जानता हूँ, मेरी आर्टिकल की स्टूडेंट, मेरी सीए की स्टूडेंट, उन बेचारियों ने जो फेस किया है वो हमें पता है। आप नहीं कर सकते, आपका टाइम बहुत कीमती होता है, आपके पास बहुत कम टाइम होता है। ओके 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 ओके, तो वेल एंड गुड बच्चे, कोशिश किया करें कि आ जाया करें। अल्लाह ताला अपनी ज़ुबान में भी रखे आपको, आपके रिस्क में बरकत डाले, आपकी मुश्किलात आसान करे पुत्र। तो जैसे ही आपको जितना ज्यादा कोशिश करें, आया करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करेगा। टाइम मैनेजमेंट करना सीखें तो जरूर मैं इसके लिए आपको बिल्कुल नहीं कहूंगा कि रेगुलर क्लास में आया करें, लेकिन पुत्र प्रायोरिटी अपनी स्टडी को दीजिएगा। ये एज का वो हिस्सा है जिसमें आप जस्ट इतना अर्निंग को टाइम दीजिएगा जितने में आपकी जरूरत पूरी हो जाए, क्योंकि आज हमारी जरूरत थोड़ी है। आज हम अगर ज्यादा भी कमाते हैं, थोड़ा भी कमाते हैं तो हमें ज्यादा लगता है, लेकिन ये आने वाले टाइम में हमें कम पड़ जाना है। तो लिहाजा इसके लिए जरूरी है कि आप अपने आप को डिवेल्प करते रहें, और उसके लिए क्या जरूरी है, आप अपने आप को स्टडी में स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि आप स्किल या हुनर की तरफ नहीं जा सकते कि बंदा मैकेनिक बन जाए, वर्कशॉप लगा ले, है इलेक्ट्रिशियन बन जाओ, मानूर इलेक्ट्रिशियन मानूर इलेक्ट्रॉनिक वर्क। अच्छा, तो आप लोग इसको नहीं कर सकते होते। आप पढ़ाई पे फोकस करें, ठीक है, अपनी प्रायोरिटी सेट करें बच्चे। अल्लाह ताला आपके रिस्क में भी बरकत रखे, आपको अपनी ज़ुबान में भी रखे। और ठीक है बच्चे, सर तो है मैं अभी, पाकिस्तान जी में, बच्चे, जी बच्चे, सर है पाकिस्तान में ऐसे लोग। एक पेंटर हम्म है लड़की और एक इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप खोली है हुई है सर। भाई फेसबुक काफी बिल्कुल, वायरल हुई थी वीडियो। नहीं बिल्कुल होना चाहिए बच्चे ये चीजें। देखो ना, हमने अपनी सोसाइटी के कुछ रूल्स खुद ही बना लिए, क्योंकि हम गुलाम लोग हैं बेसिकली पैदाइशी। तो हमारी जहनियत जो है ना वो गुलाम माना है। अब देखो, यही का बंदा दुबई जाके मछली मार्केट में झाड़ू मार रहा होता है, लांती यहाँ पे खड़े होकर मजदूरी नहीं कर सकता। माशाल्लाह। चलो जी, ये तो और ही अच्छी बात हो गई। कहाँ पे है पुत्र, और किस चीज का इंस्टीट्यूशन है? हमें भी बताया, मे भी क्या कहते हैं, हमें भी कोई आफाका हो वहां से। अच्छी बात है बेटा, ये तो और ही अच्छी चीज है। माशाल्लाह, गुड है। तो ये सर देखो आप ना, ये शादी आप, कब कर रहे हैं? जी बेटा, शादी कब कर रहा हूं मैं? यही क्वेश्चन था या कोई और था सुझाव? जी सर यही था। अच्छा जी, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप मुझे सीए का नहीं समझते हैं। बेटा मैं सीए वाला हूं, और हमारे नसीब में छोटी छोटी खुशियां होती है जिनको हम बड़ा करके फील कर लेते हैं, ठीक है। तो बाकी जो है, वो कहते हैं ना, कौन सा शेर है यार, एक शेर है, दिल के फफोले जल उठे, पता नहीं सीधे के दाग से, उस घर को आग लग गई घर के चिराग से। पुत्र सीए वाले होके सीए वालों को जला रहे हो, है खुदा का खौफ करो, मैं आपसे पूछ लूंगा, है टेंशन ना लो। ऐसे नहीं हो जाती होती पुत्र, ऐसे खाला फूफा नहीं मानती होती। सर ये आप ऐसे कह रहे हैं ना, वो मैं वीडियो देख रहा था एक, उसमें वो जियो न्यूज का रिपोर्टर था, तो
हाँ, वो टिकटें कोई मैच का मसला था ना, मैच के टिकटों का मसला था, तो वो कह रहा था कि यहाँ ऐसे ही एक मिथ क्रिएट हुई हुई थी कि 500 का टिकट है, ये तो 8-8 हज़ार के टिकट दे रहे हैं। तो एक बंदा साथ बैठा होता है, तो एक बंदा साथ खड़ा होता है, उसको कहता है आपके पास 8 हज़ार हो तो आप टिकट ले ले। वो आगे से कहता है यार मेरे पास 8 हज़ार हो तो मैं तो दूसरी शादी कर लूं। आप देख कितनी शादी हुई। तो वो तो वो बात है सर, मेरे पास पैसे हो तो मैं तो आज ही घोड़ी चढ़ जाऊं। बेटा पूछते हैं ऐसे नहीं, खाला फुफो बाजे पुत्र करदा की बचे की कर रहा अटैम्पा खा रहा। अल्लाह अकबर। तो बेटा ये हमारे बनाए हुए स्टेटस है बेसिकली। तो फिर हमारी लाइफ में, हमारे मुल्क में, हमारे माशत में, हमारे घर में, हमारे रोजगार में बरकत भी तो उतनी ही रह गई है ना। किसको पूरी हो रही है? कौन खुश है अपनी कमाई से? कोई भी नहीं है बेटा। तो कम पे राजी रहें, अल्लाह ताला आखिरत में आपके कम अमाल पे राजी हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल की क्लास में। अभी मैं आपको टेस्ट भेजूंगा, बल्कि मुझे अभी टेस्ट की क्लास है, उसके फौरन बाद बिलाल आप तो याद करा देना पुत्र, आप टेक्स्ट में भी होंगे इंशाल्लाह। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल की क्लास में। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे पुत्र। अल्लाह हाफिज।